हमारा आज टॉपिक है ये चैप्टर 5 का ही, पॉवर्टी एंड डिप्रीवेशन। मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देखेंगे और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक बन जाता है क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जाता है ये। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें कवर करेंगे हम वेरियस थिंकर्स के पर्सपेक्टिव्स। मैंने ट्राई किया यहाँ पे 7-8 डिफरेंट थिंकर्स की पर्सपेक्टिव डालने की, इंडियन पर्सपेक्टिव डालने की। उसके बाद एक फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, ये टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है पेपर में, उसके बारे में बात की हमने। एंड कि क्या वॉलंटरी हो सकती है पॉवर्टी, में जानबूझ के चुनूँ पॉवर्टी, ये वाले टॉपिक्स हैं कुछ। लेट्स सी क्विकली करते हैं, पहले डिफाइन करते हैं। एंड हर एक चीज़ को मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशनल तरह से आप प्रिपेयर करो। एंड उसके बाद आसान हो जाता है आपका इंट्रोडक्शन लिखना, एंड ऑल्सो क्या आसान हो जाता है उसको क्रिटिसाइज़ करना। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करो कि सर जॉन सिंक्लेयर और एफ.एम. ईडन ने एक 18वीं सदी में 18th सेंचुरी में एक स्टडी की थी। और जब नए नए शहर बन रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने एक स्टडी करके देखा कि पॉवर्टी सोशल प्रॉब्लम है। उसके पहले पॉवर्टी को नेचुरल माना गया था कि लोग तो गरीब होते ही हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है, शहर आ रहे हैं नए नए, वहाँ पर गरीबी भी साथ साथ में आ रही है, स्लम्स आ रहे हैं एंड ऑल। तो बस ये सबसे पहला सर्वे कोट करते होते हैं जॉन सिंक्लेयर, एफ.एम. ईडन का। ये आप चैप्टर 1 में पढ़ोगे, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने बताया कि पॉवर्टी सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है, आप बस आपने, अगर आप बोलोगे सोशल प्रॉब्लम है तो उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन आप बोलो कि ये 18वीं सदी में भी एक प्रूव कर दिया गया था, तब आपकी बात में दम आ जाता है। ओके, देन पॉवर्टी को थोड़ा डिफाइन करते हैं कि रिलेटिव कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ सम डिज़ायरेबल कंपोनेंट्स। ठीक है जी, कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलती। अभी आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे और बढ़ाते हैं। एंड इकोनॉमिक सेंस में पॉवर्टी का यूज़ हुआ, बहुत ही नैरो सेंस है। इकोनॉमिक सेंस में ही बताया गया कि अगर आपके पास धन दौलत नहीं है तो आप पुअर कहलाते हो, पॉवर्टी आपके यहाँ पर। ठीक है, बट लेकिन ग्रेजुअली पता लग रहा है कि वाइटल रिसोर्सेज की बात हो रही है, नॉट ओनली इकोनॉमी। तो वाइटल रिसोर्सेज की बात है। तो ये दो तरह से हो सकती है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। अभी थोड़ा हम जीएस पॉइंट से चल रहे हैं, ग्रेजुअली देखना थिंकर्स ही थिंकर्स हो जाएंगे हमारे पास। अब रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट का मतलब है कि रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है आपके पास, जो बेसिक नेसेसिटी है आपके पास वही नहीं मिल रही है आपको। ठीक है जी, वो तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाई कि बिल्कुल ही गरीब हैं, ये सर्वाइव करना मुश्किल है। एंड माइंड यू, अगेन आई रिपीट, मैं बहुत बार पहले बोल चुका हूँ, इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है अभी 21% के आसपास। ओके, एंड देन रिलेटिव पॉवर्टी, ये किसी के आप विद रिस्पेक्ट टू देखते हो कि अगर आप लेट्स से, अगर हो सकता है अमेरिकन सोसाइटी में सबके यहाँ गाड़ी है, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप रिलेटिवली पुअर हो। इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो जिसके पास गाड़ी है वो बहुत अमीर कहलाएगा, लेकिन यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गरीब कहलाएगा। तो रिलेटिव इज कि बाकी लोगों के लिए, बाकी लोगों के पर्सपेक्टिव देखेंगे, ऐसी चीज़ें जो बाकी सब लोगों के पास है, मोस्ट पीपल इन द सोसाइटी पोजेस, बस आपके पास नहीं है वो। ठीक है जी। एंड अब यहाँ पे डिबेट क्या है हमारा कि क्या पॉवर्टी सोशल डिविजन्स या हिरार्की के कारण होती है, कि समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि टॉप क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जो लोअर क्लास में रह गया लोअर क्लास का ही रह जाता है हमेशा। उसके पास हमने पहले जैसे बात की थी, एक बेसिक आइडिया था पियर बोर्डू का कि कल्चर ऑफ एक्सीलेंस नहीं होता लोअर क्लास में, तो वो हमेशा ही लोअर क्लास रह जाते हैं। तो कहते हैं कि पॉवर्टी किसका रिजल्ट है, हिरार्कीज का, या उल्टा कि हिरार्कीज के कारण पॉवर्टी है या फिर पॉवर्टी के कारण हिरार्की है। तो कहते हैं ये मैटर ऑफ डिबेट रहता है हमेशा ही। ओके, आगे अब अमर्त्य सेन का आइडिया भी आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। वो कैसे डिफाइन करते हैं कि पॉवर्टी की बहुत सारी डायमेंशंस हैं। अगर आपके पास इन चीज़ों का एक्सेस नहीं है, किस चीज़ों का, बहुत सिंपल सा, आप GS2 वगैरह में पढ़ते रहते हो, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है। अगर क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एरा चल रही है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप गरीब हो। ठीक है जी, देखो तभी घर घर में हम इंटरनेट पहुंचाने की बात कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई भी आएगा आपको पागल बना के चला जाएगा। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन होना, जैसे हम देखते हैं नई तरह के जो देश में हमारे गॉडमैन वगैरह आते रहते हैं, वो भी इसी कारण से आते हैं क्योंकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि किस पे विश्वास करें किस पे ना करें, सब पे विश्वास करते रहते हैं वो। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन नहीं है, एजुकेशन ना होना, क्योंकि अगेन एजुकेशन है तो आज की सोसाइटी में आपके पास स्किल है तो आपका सर्वाइवल हो जाएगा, अदरवाइज यू विल बी पुअर। ठीक है, मल्टीपल डायमेंशन देख रहे हैं। एंड हेल्थ केयर, आई होप इट्स क्लियर। हेल्थ नहीं होगा तो, हाइजीन नहीं होगा तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू स्पेंड अ लॉट, क्योंकि हेल्थ का ना आपने एक एस्पेक्ट कहाँ जोड़ना है, मेंटल वेलबींग से, कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका दिमागी ग्रोथ नहीं हो पाती, एंड अकॉर्डिंगली आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप नहीं हो पाती, एंड आप ये जो एजुकेशन की बात हो रही है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने की बात हो रही है, कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए मेंटल
एंड या कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हेल्थ से ही जुड़ी हैं। सोशल कैपिटल वैसे एक रॉबर्ट पुटनाम का आइडिया है, लेकिन वहाँ पे इतना भी डीप में नहीं जा रहे। सोशल कैपिटल मतलब आप सिंपल भाषा में समझो तो सोशल कैपिटल क्या होता है कि आपका नेटवर्क कितना है, कि आपकी बात पर कितना लोग विश्वास करते हैं, या फिर आपके पास एक्सेस कितना है नेटवर्क का। जैसे अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से अगर मैं वेल कनेक्टेड आदमी हूँ और मैं अमीर हूँ तो मेरा सोशल कैपिटल हाई हो जाता है जनरली। तो मेरे को अगर कोई काम कराना हो तो मेरा काम जल्दी हो जाता है क्योंकि सोशल कैपिटल हाई है, नेटवर्क कह सकते हो उसको बेसिक क्रूड शब्दों में कहें तो, ठीक है। तो अगर आपके पास सोशल कैपिटल नहीं है, आपको अगर एक्सेस नहीं मिल पाता रिसोर्सेज का क्योंकि आपके जान पहचान नेटवर्क नहीं है, तो आप गरीब हो आज के एरा में। एंड देन पॉलिटिकल पावर में हमें कौन सी बात जानेंगे, ज़रूरी बात कि आपकी आवाज़ कितनी सुनी जाती है, वॉइस की बात होगी। अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती तो पॉलिटिकली आप पुअर हो, एंड मल्टी डायमेंशनल देखेंगे आप पुअर हो। और इनटेंजिबल एसेट्स की ही बात हो रही है। इनटेंजिबल, जो टेंजिबल एसेट क्या थे कि रोटी कपड़ा मकान, वो नहीं है तब भी आप पुअर हो। अगर इनटेंजिबल एसेट भी नहीं है, आप पॉवर्टी कॉज हो जाएगा उससे। कैसे? आपको अगर उधार नहीं ले सकते, क्योंकि अगर क्रेडिट लेते हो आप तो आप अपना बिजनेस प्लान कर सकते हो, आप और अमीर हो सकते हो। कार्ल मार्क्स का यही आइडिया था। कार्ल मार्क्स यही कहते थे कि जिनके पास धन दौलत है वो और अमीर होते रहेंगे, जिनके पास नहीं है वो कभी फैक्ट्रीज वगैरह लगा ही नहीं पाएंगे, अकॉर्डिंगली वो गरीब रह जाएंगे। तो यही बात कर रहे हैं हम कि आपके पास क्रेडिट का एक्सेस नहीं है तो आप गरीब रह जाओगे। देन सोशल कैपिटल, जो मैंने बात की कि समाज में आपकी कितनी इज्जत है, आपकी बात कोई कितना मानता है। एंड देन कल्चरल कैपिटल। सोशल कैपिटल जनरली गरीब लोगों के पास नहीं होता, क्योंकि अगर वो बैंक में जाके बोलते हैं कि मैं यहाँ पे मुझे अकाउंट खुलवाना है, वो पहले आपके बैंक वाले जनरली आपके कपड़े देख के आपको जज करते हैं। तो वहीं पर ही आपका सोशल कैपिटल लो हो जाता है। इसलिए आप कभी देखते हो शायद कि जो बैंक वगैरह में जो जॉब करते हैं लोग, जो लेट्स से लोन्स वगैरह डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो महंगी महंगी घड़ी पहनते हैं एंड ऑल, ताकि वो लगे कि वो बड़ा काम करते हैं। जो कंपनीज़ में जाके आप जाके देखना, ये कंपनीज़ में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में लोग हैं, जो पर्टिकुलरली जो बैंक के साथ डील करते हैं, जो बैंक्स में जाते हैं कंपनीज़ के लिए लोन मांगने कि हमें हमारी कंपनी को लोन चाहिए, तो वो जनरली उनके पास महंगी घड़ी, अच्छे कपड़े होते हैं, ताकि लगे कि वो अमीर कंपनी से आए हैं, उनको लोन पास कराना आसान हो जाए। अगर वो फटे हाल कपड़े पहन के जाओगे आप तो लोन पास करवाना मुश्किल है, क्योंकि सोशल कैपिटल लो हो जाता है वहाँ पर। ओके, कल्चरल कैपिटल, कि आप जिस कल्चर से आते हो अकॉर्डिंगली आपको जज किया जाता है। अगर लेट्स से आप बॉम्बे से आ रहे हो और लेट्स से या फिर आप दिल्ली या फिर मुंबई, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ से आते हो, आप कोई बोलते हो, या बैंगलोर से आते हो, आप बोलते हो मेरे पास कोई बिजनेस प्लान है, जनरली पीपल विल टेक यू सीरियसली। ओके, लेट्स से आप किसी एक ऐसे थोड़ा सा एक रिलैक्स्ड जैसे प्लेस है, जैसे चंडीगढ़ है, तो यहाँ से आओगे, आप बोलोगे बिजनेस प्लान है, शायद आपके आइडिया को इतना सीरियसली ना लिया जाए, क्योंकि आपका कल्चरल कैपिटल यहाँ पर जज करवा रहा है आपको कि आप किस तरह की कल्चर से आते हो। ठीक है जी। आगे पॉलिटिकल कैपिटल, कि कितना पॉलिटिकली आप जुड़े हुए हो, आपकी आवाज़ कितनी सुनी जाती है। एंड देन ह्यूमन कैपिटल किससे जुड़ता है? आपका स्किल से। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप पुअर हो जाओगे, पॉवर्टी हो जाएगी। बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, सिंपल वर्ड्स हैं। अभी आगे हम नए नए थिंकर्स का नाम जोड़ते हैं। ओके, मैक्स वेबर क्या कहता है? मैक्स वेबर ने एक थ्योरी दी, उसका नाम था प्रोटेस्टेंट एथिक। प्रोटेस्टेंट एक धर्म है क्रिश्चियनिटी का। क्रिश्चियनिटी में जो स्टैंडर्ड क्रिश्चियनिटी के लोग थे वो उनको कैथोलिक कहा गया। कैथोलिक, लेकिन जो लोग थे उनसे किसी जो एक पर्टिकुलर तरह के ग्रुप को प्रॉब्लम हुई, जो कैथोलिक ही थे, वो कह रहे थे कि भाई बहुत ही करप्शन हो गया कैथोलिसिज्म में, तो हमें अलग धर्म बनाना चाहिए, तो उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया। उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म बनाया। तो प्रोटेस्टेंटिज्म के कुछ रूल्स भी हैं, जैसे मान लो हिंदुइज्म के, इस्लाम के कोई रूल है, ऐसे प्रोटेस्टेंटिज्म के भी कुछ रूल हैं, उनको प्रोटेस्टेंट एथिक्स कहा जाता है। एंड मैक्स वेबर ने एक, जो वैसे आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, एक हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैक्स वेबर ने एक थ्योरी दी थी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स ने किस तरह से स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म को, किस तरह से कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया। वो कह रहा था कि बहुत सारे धर्म हैं दुनिया में, लेकिन ऐसा देखा गया कि जो कैपिटलिज्म है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ जब, तब कैपिटलिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म में क्या देखा गया, जो जितने भी कैपिटलिस्ट थे सारे प्रोटेस्टेंट थे। तो इसने रिसर्च करी, क्या कोई ताल्लुकात है कि क्या धर्म ही ऐसी कोई बात तो नहीं बता रहा कि जहाँ पे कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलता हो। तो उसने इसके कुछ पॉइंट्स निकाले, इसके कुछ कैपिटलिज्म के कुछ पॉइंट निकाले, उसने 1 to 1 कंपेयर किया। उसने बताया अरे तो बहुत ही ज़्यादा रिलेशन है कि प्रोटेस्टेंटिज्म। उसने मैक्स वेबर ने हिंदुइज्म भी कंपेयर किया और उसने नकार दिया, कहता हिंदुइज्म में क्या एलिमेंट स्पिरिट मिसिंग है, हिंदुइज्म में स्पिरिट नहीं है, किसकी? कैपिटलिस्टिक स्पिरिट। कहते हैं कर्म थ्योरी एंड ऑल में लगे हुए हैं हिंदूज,
और ये इसीलिए कैपिटलिस्टिक परसूट में नहीं जा सकते। एंड देन वो जुडाइज़म जूस वगैरह को कंपेयर करता है एंड ऑल, फाइनली बोलता है सर प्रोटेस्टेंट में ही था वो स्पिरिट जो कैपिटलिज्म को ले जाएगा आगे। तो वो किससे जोड़ता है? कल्चर से। मैक्स वेबर कहते हैं कि कल्चर में ही होता है, कल्चरल वैल्यूज़ कुड अफेक्ट इकोनॉमिक सक्सेस। कह रहा है अगर आपका कल्चर ही बोल रहा है कि आपने इकोनॉमिकली अमीर नहीं होना, आप अमीर हो गए नहीं कभी, ठीक है जी। तो ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ने उसमें बताया। आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, जो अगर मेंस लिख रहे हैं तो थ्योरी पढ़ी है अगर आपने, तो उसको इम्प्लीमेंट करो, यूज़ करो यहाँ पर। एंड देन उसके बाद बट ये इसकी बात चैलेंज की गई। एक स्टडी हुई, ग्रेट स्मोकी माउंटेन स्टडी, यूएस में स्टडी हुई, वहाँ पर 10 साल चली है स्टडी। इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। मैंने इसे लॉन्गिट्यूडनल मतलब जो टाइम में चलती रहती है, 10 साल लंबी स्टडी है ये। तो इसमें प्रूव किया गया काउंटर एविडेंस कि पहले यहाँ पे लोग रिलेटिवली गरीब हुआ करते थे, इकोनॉमिक सक्सेस नहीं था उनके पास, लेकिन जैसे जैसे वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू हुई लोग अमीर होने शुरू हो गए। तो इसने डिसप्रूव कर दिया कि कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी से लेना देना है। यहाँ पे लिखा हुआ हमने, चेंजिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ पॉवर्टी। कि अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आएंगी तो लोग अमीर हो जाएंगे, कल्चर से कोई इसका ताल्लुकात नहीं है। वेबर को काउंटर करते हैं यहाँ पे हम ग्रेट स्मोकी माउंटेन स्टडी से, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि एज अपोज टू शिफ्ट इन वैल्यूज, कहता है ऐसे नहीं, वैल्यूज अभी भी वही थी उनकी, बस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आने से कामयाब हो गए वो। लेकिन अपने पास ऑस्कर लुइस नाम के एक थिंकर हुए। ऑस्कर लुइस आके क्या बोलते हैं, इनका एक आइडिया है कल्चर ऑफ पॉवर्टी। वो कह रहे हैं कि एक आपका कल्चर ही ऐसा होता है सोसाइटी का जो पॉवर्टी को परपेचुएट करता है, पॉवर्टी को चलाता रहता है। कहता है आपका कल्चर करता है ऐसा। ये बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में भी इन्होंने बात की बहुत ज़्यादा। वो कह रहे हैं कि पुअर के पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है, कि रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास क्या है, पॉवर्टी परपेचुएटिंग वैल्यू सिस्टम है। कहते हैं वो जिस तरह से जीते हैं जो पुअर, वो इस तरह वो वैल्यू सिस्टम, वो जीने का ढंग ऐसा है कि पॉवर्टी चलती ही रहेगी। कैसे? वो बोलते हैं आगे, इट हैपन्स बिकॉज, क्योंकि कहते हैं वर्ल्ड व्यू जिस तरह से कहते दुनिया को देखते हैं वो बहुत ही नैरो है। आप इमेजिन करो, लेट्स से एक जो रिक्शा वाले जो एक लेट्स से जो भैया होंगे हमारे, और लेट्स से इमेजिन करो एक कोई अमीर कोई आदमी, तो वर्ल्ड व्यू कितना डिफरेंट हो जाता है। जो मैं जनरलाइज करने की यहाँ पे बात नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा हर केस में ऐसा होगा, लेकिन मैं आपको एक जनरली एग्जांपल चाहता हूँ आपको इमेजिन करवाने के लिए कि जो एक रिक्शा पुलर हैं उनका वर्ल्ड व्यू बहुत नैरो है, क्योंकि उनको सर्वाइवल में ही लगे हुए हैं अपने। और लेट्स से कोई बिजनेसमैन है, उसको यहाँ पे एक्सपैंड करना है, यहाँ एक्सपैंड करना है, वो इसमें लगा हुआ है। तो वर्ल्ड व्यू कितना डिफरेंट हो गया। उनके घरों में जो बच्चे पैदा होंगे उनका वर्ल्ड व्यू कितना डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है जी। वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है, एस्पिरेशंस कितने डिफरेंट हैं। एक सिर्फ रोटी कमाने में लगा हुआ है और वही उसमें बच्चे भी वही सीखते रहते हैं, बस रोटी कमाना ही ज़िंदगी का एक मकसद है। और देन उसके बाद ये जो कैरेक्टर ऑफ द चिल्ड्रन हु ग्रो अप इन इट, वो कह रहा है वर्ल्ड व्यू एंड एस्पिरेशंस बच्चों में आ जाती है, जो हमारी वही पियर बोर्डो वाली बात है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, आपने ऑस्कर लुइस का नाम लेके कल्चर ऑफ पॉवर्टी कह के आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये इस तरह से कल्चर ही परपेचुएट होता रहता है, गरीब गरीब ही रह जाता है। ओके, अब 2-3 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। सबसे पहला मर्टन का, जो मर्टन भी हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस है। मर्टन कंपेयर करते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी की बात करते हैं। मर्टन की स्टडी है एक अमेरिकन सोल्जर्स की। अमेरिकन सोल्जर्स को उन्होंने बहुत सही स्टडी किया। उन्होंने देखा कि कुछ मैरिड सोल्जर्स हैं, कुछ अनमैरिड सोल्जर्स हैं, दोनों को सेम तनख्वाह मिलती है, लेकिन मैरिड वालों को लगता है कि अनमैरिड वाले ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास इनकी थोड़ी रिलेटिवली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है। जैसे भी मैरिड वाले थोड़े डिससेटिस्फाइड थे अनमैरिड वालों के कंपैरिजन में, ठीक है जी। मैरिड वाले सिर्फ अनमैरिड को देखते थे अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए, उनके पास उनको अपना पैसा भी किसी और पे खर्च करना नहीं पड़ता। अकॉर्डिंगली मर्टन ने बताया कि पॉवर्टी इसलिए हमेशा ही रिलेटिव ही होती है और रिलेशनल होती है। किसी के आप रिलेशन में देखते हो कि वो उसके कंपैरिजन में तो मैं थोड़ा गरीब हूँ, ठीक है जी। इन मॉडर्न सोसाइटी पॉवर्टी जनरली रिलेशनल, ऑफ विच ही टॉक्स अबाउट इन हिज रेफरेंस ग्रुप थ्योरी, जो एक मैरिड ग्रुप ने अनमैरिड ग्रुप को कंपेयर किया, रेफर करके बात बताई, ठीक है जी। मैरिड अनमैरिड सोल्जर्स आप करके लिख सकते हो, अमेरिकन सोल्जर्स स्टडी, ठीक है जी। देन मार्क्स आइडिया देता है पॉपराइजेशन का। पॉपर किसको बोलते हैं? गरीब को, भिखारी को। मार्क्स की थ्योरी में हम स्टडी करेंगे पॉपराइजेशन क्या होता है। तो मार्क्स बोलता है कि इंक्रीजिंगली मिसमैच हो रहा है। इंक्रीजिंगली किस चीज़ का? 2 चीज़ों का। लेबर है, लेबर कोई इंसान मेहनत कर रहा है, मेहनत करने की कहता है एक तो इकोनॉमिक वैल्यू होती है कि भाई इसके 1 घंटा काम करने कितने पैसे मिलेंगे, एंड देन एक यूज़ वैल्यू होती है। यूज़ वैल्यू मतलब कि इस पर्टिकुलर चीज़ का कितना यूज़ था। हो सकता है कि लेबर को मैंने 1 घंटा काम करने के सिर्फ 100 रुपये दिए, लेकिन मेरा उसने 1000 रुपये का काम कर दिया,
यूज़ वैल्यू तो थी 1000, इकोनॉमिक वैल्यू सिर्फ मैंने तो उसको दी 100 रुपये, ठीक है जी। तो मिसमैच आ गया, कहते जितना ये मिसमैच बढ़ता रहेगा उतनी गरीबी बढ़ती रहेगी, उतना ये जो इंसान, देखो मैंने तो 900 रुपये जेब में डाल लिए, मैं तो अमीर हो गया, ठीक है जी। मान लो मैं कुछ टाइम बाद इसको 100 की बजाय 10 रुपये देना शुरू कर दूँ बस, तो 990 मेरे जेब में आना शुरू हो गए, मैं कितना अमीर होता जा रहा हूँ, ये कितना गरीब होता जाएगा, ठीक है। पॉपुलराइजेशन बोलते हैं कि एक्सचेंज वैल्यू ऑफ लेबर एंड यूज़ वैल्यू ऑफ लेबर। तो यूज़ वैल्यू तो बढ़ती, तो मान लो कांस्टेंट भी है, एक्सचेंज वैल्यू हम ग्रेजुअली घटाते जाएंगे तो गरीब होता जाएगा। मार्क्स का आइडिया है पॉपुलराइजेशन का, इसलिए बोलता है कि अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब बहुत गरीब हो जाएगा। पोलराइजेशन बोलता है वो, पोलराइजेशन भी हो जाएगी, ठीक है जी। ऐसे बनाता है वो चार्ट कि टॉप पे सारे अमीर टॉप पे आ रहेंगे एंड सारे गरीब नीचे रह जाएंगे। तो ये क्या बोलता है यहाँ पर, ये जो होंगे ये दे विल बी लंपन प्रोलेटेरिएट। लंपन का मतलब जो अभी अगर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कार्ल मार्क्स में और डिटेल में, जो मेंस दिख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। लंपन प्रोलेटेरिएट मतलब अल्ट्रा पुअर, ये बहुत अल्ट्रा गरीब है, ओके। देन फंक्शनल पर्सपेक्टिव भी डालना है हमने, मर्टन बात करी मार्क्स फंक्शनल पर्सपेक्टिव। फंक्शनल वाले क्या बोलते हैं भाई, फंक्शनल वाले मैंने आपको क्या बताया था एक सुपर बेसिक्स में, फंक्शनल वाले लोग आके क्या बोलते हैं कि हर एक चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन है, वरना अभी तक वो कब की ख़त्म हो चुकी होती सोसाइटी में अगर वो कोई फंक्शन सर्व ना कर रही हो, ठीक है जी। तो फंक्शनल वाले लोग आगे कहेंगे कि भाई पॉवर्टी का भी कोई फंक्शन है, कि अदरवाइज अगर हम पॉवर्टी हटा देंगे तो जो मीनियल जॉब्स हैं या फिर लो पे वाली जो जॉब्स हैं वो कौन करेगा, इसलिए बोलते हैं सोसाइटी में, इसलिए ये इनइक्वालिटी को एंडोर्स करते हैं। हाँ जी, कोई रीज़न है इसलिए एग्जिस्ट करती हैं, अदरवाइज सोसाइटी में अभी गरीबी ना होती। एंड देन इसको सोशल नेसेसिटी बोल के वो कह देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं। तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव वाले। अब पॉवर्टी में जनरली क्या क्या आएगा, आपने दो बातें पक्का ही पक्का लिखनी है। पॉवर्टी क्या है, एक तो अपॉर्चुनिटी की कमी, हमने देखा ग्रेट स्मोकी माउंटेन स्टडी ने हमें बताया कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोग अमीर हो जाएंगे। एंड देन मोबिलिटी की कमी, मोबिलिटी का मतलब कि आप इसको एस्केप कर सकते हो कि नहीं। अगर एस्केप कर सकते हो अपनी पॉवर्टी को तो हम बोलेंगे कि सिस्टम बड़ा मोबाइल है, कि आपको मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आप एस्केप नहीं कर सकते तो सिस्टम की मोबिलिटी को हम बोलते हैं नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। देन वो कह रहा है इवन की जो सबसे ओपन सोसाइटीज़ हैं, ओपन का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे मोबिलिटी बहुत हाई है, जहाँ पर हाई मोबिलिटी है, जहाँ पर एस्केप करने के चांसेस बहुत हाई हैं। वो कह रहा है इवन उन सोसाइटीज़ में भी देखा गया कि मोबिलिटी कई बार चैलेंज हो जाती है, जो गरीब है वो एस्केप नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। आगे ये पेपर में आजकल का थोड़ा ट्रेंड शुरू हो चुका है, बहुत बार पूछ चुके हैं वो, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। इसलिए मेरा पूरे के पूरा ये एक सेपरेट लेक्चर बनाने का आइडिया क्यों था, क्योंकि पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे पास टॉपिक है, जगह जगह यूज़ होगा, आपको ऑलमोस्ट हर बार एक मेंस में ये सवाल नज़र आएगा, ठीक है जी। तो हम इसलिए वेरियस पर्सपेक्टिव देखेंगे आज। फेमिनाइजेशन कि ये डैन आई हैव नो आइडिया हाउ टू प्रोनाउंस इट, पियर्स ने आइडिया दिया, ये नाम आप याद रखना, पेपर में नाम कोट करोगे एक्स्ट्रा 1 नंबर मिल सकता है आपको, ठीक है जी। तो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, वो बोलते हैं कि विमेन दे रिप्रेजेंट डिसप्रपोर्शनेट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पुअर। कहते हैं अगर दुनिया में मान लो मैं 100 गरीब, अगर दुनिया में 100 लोग हैं जिनको मैं गरीब मानता हूँ, उसमें देखा जाए तो औरतें ज़्यादा होंगी मेन से, ठीक है जी। तो दैट इज़ फेमिनाइजेशन की पॉवर्टी में भी औरतों की संख्या ज़्यादा हो गई है, ठीक है जी। आगे ये बोलती है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम की कमी है उसके कारण ऐसा हो रहा है, नो वो बोलते हैं क्योंकि कहते हैं और कारण क्या है कि कैपेबिलिटीज़, इनको स्किल भी नहीं दिए गए, औरतों को स्किल देने से रोका गया। कैपेबिलिटी जब भी वर्ड होगा यूज़, आपने क्या दिमाग में लेके आना वर्ड, स्किल्स, ठीक है। स्किल्स नहीं दिए गए एंड जेंडर बायस भी हैं सोसाइटी में, सॉरी, तो जेंडर बायस भी हैं सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। कि जेंडर बायस का मतलब क्या हुआ, जेंडर कि आप भेदभाव करते हो कि ये लड़का है ये लड़की है, लड़की को सैलरी कम मिलती है, लड़की को आपने टॉप की पोजीशन पर भी जाने नहीं दिया। अभी इसको आगे मैं आपको 2-3 अच्छे वर्ड बताऊंगा, आप जगह जगह ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है जी। तो पहला वर्ड जो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, वो बोलते हैं कि ना कि जो हमने पीछे भी वर्ड देखा अभी कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वहाँ पे आप ना 2-3 वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो वो बोलती है कि ग्लास सीलिंग एग्जिस्ट करती है। आपने वर्ड पहले अगर सुना होगा, ग्लास सीलिंग का मतलब क्या होता है कि आप हद से हद कहते देखा जाए, मान लो कि अगर एक कंपनी में एक लड़की जॉब करती है, ग्रेजुअली राइज करती रहेगी, कि देखा जाएगा कि हद से हद बस वो चीफ की जो पोजीशन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चीफ मैनेजर जो भी बोलते हो आप, तो उससे 1 या 2 लेवल नीचे आके रुक जाएगी, कभी वो ऊपर तक नहीं जा पाएगी। एज इफ जैसे ऊपर बढ़ रही है वो रैंक में, ये टॉप पोजीशन थी,
बस कहते हैं यहाँ पे आके कहीं पे ऐसे रुक जाएगी, बस वो इसके ऊपर जा नहीं पाएगी वो। तभी आप देखते हो कि दुनिया में गिनी चुनी सीईओज ही तो हैं जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हो, कि आप नाम लेते हो इंदिरा नूई है, लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक की शिखा शर्मा थी, एक चंदा कोचर एंड ऑल, यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर्स। इतनी हज़ारों कंपनियाँ हैं, लेकिन गिन के आप सिर्फ कितनी बात करते हो, 15-20 की, ठीक है जी। तो एज इफ ये जो थिंकर्स क्या बोलते हैं कि कोई शीशे की कोई ऊपर छत है जिसके ऊपर जा ही नहीं पा रही औरतें, ये छत रोक रही है इनको ऊपर जाने से। ग्लास सीलिंग दिखती नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करती है। बहुत ही अच्छा वर्ड है, सोशोलॉजी का वर्ड अच्छा। एंड देन उसके बाद एक नई जो चीज़ आ रही है वो बोल रहे हैं पिंक कॉलराइजेशन, कि जॉब्स में पिंक कॉलराइजेशन हो रही है। पिंक कॉलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको ये पता है वाइट कॉलर जॉब्स नाम की कोई चीज़ होती है। वाइट कॉलर कौन सी होती हैं? जो अच्छी जॉब्स होती हैं, जैसे जिसमें एसी के कमरे में बैठो, मैनेजर की जॉब, ठीक है जी, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब, वाइट कॉलर कहलाती हैं। ब्लू कॉलर कौन सी होती हैं? ब्लू कॉलर मतलब शॉप फ्लोर वाली, जहाँ पर आपको थोड़ा सा हथौड़ा चलाना है, पसीना बहाना है, उनको ब्लू कॉलर जॉब्स कहा गया, फैक्ट्री वाली जॉब्स। अब कहते हैं नई तरह की जॉब्स आ रही हैं, पिंक कॉलर जॉब्स। पिंक कॉलर जॉब्स कौन सी हैं? जो रिजर्व कर दी गई हैं, जो औरतों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पिंक कॉलर जॉब्स का मतलब क्या होता है? जैसे जिनमें स्टेटस लो होगा एक तो, एंड दो एस्पेक्ट हैं इनके, स्टेटस लो एंड एक वेजेस लो स्टेटस लो वेजेस या लो सैलरी, ठीक है जी। लो स्टेटस लो सैलरी वाली जॉब्स को पिंक कॉलर जॉब्स कहा गया। फॉर एग्जांपल, जो जितनी भी आप देखते हो फ्रंट डेस्क, जिनको आप रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं, रिसेप्शनिस्ट कभी आपने देखा कि लड़का बैठा हो? रेयरली, सिर्फ लड़कियों के लिए रिजर्व कर दी गई है। अच्छा जी, एयर हॉस्टेस, आप कहोगे येस कि फ्लाइट स्टीवर्ड होते हैं, लेकिन फ्लाइट स्टीवर्ड बहुत ही कम है दुनिया में, एयर हॉस्टेसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो बच्चों के टीचर, प्राइमरी टीचर्स, नैनीज, ये सब लड़कियों के लिए जॉब रिजर्व कर दी गई हैं। इसमें मेन पार्टिसिपेट ही नहीं करते, क्योंकि इसमें ये एक तो स्टेटस कम है इनका एंड सैलरी कम है इनकी। ये इसको इसलिए पिंक कॉलर जॉब्स कहा गया, ठीक है जी। आप ये दो टर्म्स मेंशन करो तो फेमिनाइजेशन और पॉवर्टी को काफ़ी हद तक आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, अब इसके रीजंस देखते हैं हम इनके वर्ड्स के अलावा। पहला, लेबर मार्केट इनइक्वालिटी, ठीक है जी, कि लेबर मार्केट में औरतों को और मेन को इक्वल कंपेयर नहीं किया गया। एंड देन इनकम की कमी, औरतों को सैलरी ही नहीं मिलती, बहुत जगहों पर इनकम मिलती है तो उसमें गैप है। देखा भी हमने, इनकम में गैप है, सेम सैलरी आप वर्कर लेबर एम्प्लॉय करते हो, उसमें अगर फीमेल लेबर एम्प्लॉय करी है, फीमेल लेबर को सैलरी कम मिलती है या फिर जो डेली वेज कम मिलती है कंपेयर टू मेन। एंड अब अर्बनाइजेशन बढ़ रही है तो मेन दे माइग्रेट, मेन चले जाते हैं और सिंगल वुमेन हाउस होल्ड पीछे रह जाता है, ठीक है। तो बेचारी औरत अकेले पीछे रहती है, उसको सारा गुजारा करना पड़ता है। तो इस कारण से देखा गया वो गरीब हो गए, क्योंकि उसको जो सिंगल वुमेन हाउस होल्ड है उस पर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। दो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी? एक तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी वाली? एक तो फिजिकल, थोड़ा सा शेरो शायरी टाइप से ये, एक तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे मम्मी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। एक तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक बच्चों की फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बच्चों के खर्चे मैनेज करना भी मम्मी पे डाल दिया गया, ठीक है जी। सिंगल वुमेन हाउस होल्ड पे आप ये डायलॉग लिख सकते हो कि चिल्ड्रन की फिजिकल एंड फिजिकल दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत पर आ गई है। तो इस कारण से इंक्रीजिंग भी देखा जा रहा है। ये एक मैं अपनी स्टडी नहीं बोल रहा, ये UNDP की स्टडी है, उसमें लिखा हुआ सब कुछ, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद पब्लिक सर्विसेज, जो सरकार जो सर्विसेज दे रही है उसको अवेल करने में भी देखा गया, उसको अवेल करने में भी इनइक्वालिटी है। कैसे? औरतों को वो इल ट्रीट करते हैं जो ऑफिसर्स। जैसे आप इमेजिन करो कि PDS शॉप है, जो जहाँ राशन मिलेगा, राशन वाली शॉप में एक आदमी खड़ा है, एक औरत खड़ी है। औरत को थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो चूना लगा दे, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कमी है, औरतों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। मेन फिर भी इन्फॉर्मेशन अवेल कर लेते हैं। सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है। एंड देन एजुकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं पहुंचती उन तक औरतों के पास। औरतों की एक और बात हम आगे पढ़ेंगे अभी, जो रीटा वॉल्फ-सोहन का आइडिया है कि औरतों की स्पेशल हेल्थ केयर नीड्स भी हैं। एंड क्योंकि देखो आप इमेजिन करो, क्योंकि औरतों के पास मेंस्ट्रुअल जो साइकिल हर 28 डेज में आएगा ही आएगा, एंड अकॉर्डिंगली जो उससे जो बीमारियाँ हो रही हैं, जो औरतों की जो इसीलिए हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, इस कारण से इंक्रीजिंगली औरतों के खर्चे बढ़ जाते हैं एंड दे बिकम पुअर। ओके,
एंड देन पॉलिटिकल डिसीजन में उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, पॉलिसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे अगर आप, तो इंक्रीजिंगली पॉलिसी आप अपनी तरह से नहीं बना पाओगे एंड आप पुअर होते रहोगे। इसलिए हम क्यों चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसी बने। रिप्रेजेंटेटिव पॉलिसी में अभी भी जेंडर बैलेंस नहीं नज़र आता। एंड देन डिवोर्स रेट बढ़ गया। अब डिवोर्स रेट बढ़ गया, ये तो रियलिटी है। एंड उसके कारण सिंगल पेरेंटहुड आ रहा है। सिंगल पेरेंटहुड के कारण क्या हो रहा है कि यही वाली दो बातें, बच्चों की फिजिकल एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। ये हमारी एक एंथनी गिडेंस करके बुक है, एंथनी गिडेंस में पॉइंट लिखा हुआ है वाला कि सिंगल पेरेंटहुड के कारण इंक्रीजिंगली यूके में देखा गया कि औरतें ज़्यादा गरीब हो रही हैं। एंड देन लीगल एंड कल्चरल रिस्ट्रेंट्स। लीगल रिस्ट्रेंट अभी बहुत रिसेंटली भारत सरकार ने लॉ पास किया है, जहां नाइट शिफ्ट में कहीं कहीं जगह पर, किसी किसी जगह पर औरतों को अलाउ किया गया है। उसके पहले लीगल कंस्ट्रेंट था, लॉ था कि आप नाइट शिफ्ट में बहुत सारी फैक्ट्रीज में औरतों को एम्प्लॉय ही नहीं कर सकते थे आप। क्योंकि ऐसा क्यों माना गया? देखो अगेन कितनी पेट्रियार्कल सोसाइटी है कि औरतों की रात को एक बच्चे को माँ की ज़रूरत है, तो इसलिए मम्मी को घर होना चाहिए, इसलिए औरतों को नाइट ड्यूटी अलाउड नहीं थी। और अभी भी जैसे हमने मैटरनिटी बिल पास किया, जो मैटरनिटी बिल में हमने मम्मी को छुट्टी दी है 6 महीने की, जितने 6 हफ्ते 6 महीने जितने की भी, पापा को नहीं दी, क्योंकि अभी भी देखा गया कि ये इंक्रीजिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी की है, पापा की नहीं। तो फादर की लीव भी होनी चाहिए थी पैरेलली इक्वल। अभी आपने देखा होगा मार्क ज़करबर्ग, उसने छुट्टी ली हुई है 6 महीने की अपने बच्चे को पालने के लिए। तो ये इक्वालिटी के थोड़े थोड़े सिंबल्स हैं ये, और इनइक्वालिटी के सिंबल्स की छुट्टी किसको मिलेगी? मम्मी को सिर्फ। ठीक है जी। तो कल्चरल रिस्ट्रेंट की रात को औरतें बाहर नहीं निकलेंगी हमारे यहाँ पर। ठीक है जी, लीगल तो है ही, कल्चरल रिस्ट्रेंट भी है ये। तो अब फेमोनॉमिक्स करके एक नया टॉपिक आया हमारे पास। ये रीटा वॉल्फ-सोहन का आइडिया है। वो कह रहे हैं विमेन हैव यूनिक हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स, तो इस कारण से इनकी हायर कॉस्ट ऑफ हेल्थ हो जाती है। फेमोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है कि औरतों पे फोकस्ड इकोनॉमी, जिसको जो बताए कि औरतें ज़्यादा गरीब क्यों होती हैं। ठीक है जी। एंड फिजिकल एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, ऑफ बच्चों की। ठीक है जी। एंड एजुकेशन नहीं होती इनके पास, इसका मतलब मनी मैनेजिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। ये ऐसा आप घर से अपना कंपेयर मत करना कि घर में सारे पैसे तो मम्मी संभालते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कि मनी मैनेजिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ, इन्वेस्ट की पैसे कैसे, मैंने पैसे 4 बचा भी लिए। इंक्रीजिंगली आप देखो कि औरतें अपने पैसे क्या पर्स में बंद करके, रुमाल में बांध के कहीं अंदर रख देती हैं, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि जाके बैंक में जमा कराएं। वो वाली मनी मैनेजिंग कैपेबिलिटीज़ कौन सी बात कर रहे हैं हम? इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज़, वो पुअर हो जाती हैं। तो पैसा ग्रो नहीं करेगा, तो हाउ विल यू टैकल इन्फ्लेशन? तो अकॉर्डिंगली ये वाली चीज़ें औरतों में थोड़ा कम सिखाई जाती हैं, क्योंकि उनकी सोशल पार्टिसिपेशन बहुत लो कर दी गई है समाज में। इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा लो है। एंड देन विडोहुड बढ़ रहा है। विडोहुड बढ़ने के रीज़न बहुत ही ये हिस्टोरिकल है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आजकल विडोहुड बढ़ना शुरू हो गया। विडोहुड हिस्टोरिकल है। विडोहुड क्यों बढ़ता है? क्योंकि अगर आप एवरेज लाइफ देखो, अगर मान लो आज के दिन एक आदमी पैदा हो और एक औरत, तो औरत विल आउटलिव, एवरेज देखें तो औरत विल आउटलिव द मैन। ठीक है जी। एवरेज एज अभी भी औरतों की 3, साढ़े 3, 4 साल ज़्यादा है, ग्लोबली भी, इंडिया में भी। तो इस कारण, और ऊपर से आप देखो हस्बैंड जनरली बड़ा होता है इंडिया में वाइफ से, एंड वाइफ ने जीना भी लंबा है। तो इस कारण से जब वाइफ है वो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो विडो बनेगी ही बनेगी, वाइफ विल बिकम विडो। इसलिए विडोहुड तो हमेशा से ही रहा है सोशल। अब लेकिन इंडिया जैसी जगहों में क्या हुआ कि विडो होना पाप हो गया। आप देखो जैसे कौन से बनारस में है ना, वृंदावन में, बहुत सारी जगहों में ऐसा है जहाँ विडो आश्रम बनाए हुए हैं बहुत सारे, कि अगर जो बचपन में कोई विधवा हो गई और वैसे ही विधवा हो गई तो उसको वहाँ छोड़ जाते हैं, क्योंकि इंडिया में विडो होना एक पाप समझा गया। एंड इमेजिन, विडोहुड में पहले ही औरतों के पास कैपेसिटी कम थी, कैपेबिलिटी, स्किल वगैरह कम थी, इनकम कमाने की पॉसिबिलिटी कम थी। उसके बाद समाज ने भी उनको बहिष्कार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, डबल यहाँ पर उन पर ब्लो हुआ। एंड इंक्रीजिंगली विडोज ऑफ अल्ट्रा पुअर कैटेगरी बन के निकलती हैं इंडिया में विमेन में। ठीक है जी। आगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हमने कर दी। ठीक है जी। एंड उसके बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इस पर सेपरेट सवाल पूछा जा चुका है कि किस तरह से जब एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है औरतों की हालात ख़राब हो जाती है। कैसे? आप सिंपल इमेजिन करो कि अभी लातूर में एक पिक्चर्स आ रही थी 1-2 साल पहले, लातूर में बहुत भयंकर सूखा पड़ा, और वहाँ सूखा पड़ा उसके कारण क्या हुआ कि पानी लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? पापा की, मम्मी की। तो पानी लेने जो पहले जाना पड़ता था 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, अब जाना पड़ रहा है 5, 6, 8 किलोमीटर। और वो जो काम तो सेम है पानी लेके आना, लेकिन कितना टाइम जा रहा है।
कौन करेगा इस टाइम की कंपनसेशन, कैसे होगी एजुकेशन औरतों की, साथ में कौन जा रहा है मम्मी के साथ, और जो उनकी डॉटर या बेटा है ना, बेटा नहीं जाता या पापा नहीं जाते, एज सिंपल एज दिस। तो एनवायरनमेंट जब भी डिग्रेड होगा, आपने नाम सुना होगा चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जब शुरू हुई थी तो चिपको मूवमेंट क्या था कि उनको बहुत प्यार था पेड़ों से, ऐसा नहीं है। चिपको मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इको फेमिनिज्म। चिपको मूवमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इको फेमिनिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई फ्यूल वुड है, फ्यूल वुड, अगर ये पेड़ काट के साइड कर दिए गए तो औरतों को कल खाना बनाना है तो वो खाना कैसे बनाएंगी, ये फ्यूल वुड कहाँ से आएगी। तो वो औरतों को लाइवलीहुड बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए वो पेड़ से चिपक गई थी, क्योंकि ये फ्यूल वुड से जुड़ी हुई थी कहानी। उसके बाद ग्रेजुअली मूवमेंट फैलती गई, अपिको मूवमेंट आती है कर्नाटका में वगैरह। तो शुरुआत कहाँ पर है, वो सारी की सारी फेमिनिज्म में। ठीक है जी। इन्वायरमेंटल जब भी डिग्रेड होगा औरतों को नुकसान होगा। अब यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल और ले सकते हैं, यहाँ पे इको फेमिनिज्म में डाल सकते हैं। वो है अपने एक वो डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है, उसका स्पेशल इशू था एक स्मोकलेस चूल्हा पे। तो भाई स्मोकलेस चूल्हा का एग्जांपल यहाँ लिखो, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। स्मोकलेस चूल्हा का हुआ क्या, वो कह रहे कि जैसे चूल्हा था पहले अपने जो गाँव में, उत्तराखंड की स्टडी है ये, तो ऐसा देखा गया कि जैसे जब सिंपल चूल्हे थे वो घर के अंदर जब वो जलाते थे औरतें, तो एक तो घर के अंदर धुआं रह रहा है, वहाँ पे चूल्हे में काफ़ी धुआं है, तो फ्यूल की खपत बढ़ जाती थी। ठीक है जी। औरतों के भी हेल्थ इंडिकेटर काफ़ी पुअर थे, घर के अंदर भी बहुत धुआं है। तो हुआ क्या उसके बाद कि स्मोकलेस चूल्हा इंट्रोड्यूस किया गया। स्मोकलेस चूल्हा से क्या होता है कि लंबी चिमनी होती है और वो स्मोक को बाहर निकाल देता है, एंड जो लकड़ है जो भी है अंदर वो आराम से जलती है। इसके कारण हुआ क्या कि अब फ्यूल वुड की रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो औरतों का टाइम बचना शुरू हुआ। उसके बाद धुआं बाहर निकल जाता है, स्मोक, घर में स्मोक नहीं है, तो देखा गया हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव होने शुरू हो गए। एंड देखो इसका आउटकम क्या हुआ, कहते सोचा नहीं गया था ऐसा होगा, लेकिन हुआ क्या, जहाँ जहाँ स्मोकलेस चूल्हा लगाया गया वहाँ पर औरतों का एजुकेशनल लेवल रैपिडली राइज हो गया, हेल्थ बेटर हुई, टाइम बचा, तो स्मोकलेस चूल्हा के कारण एजुकेशन बेटर हो गई। तो आपने बताया जैसे हमने एनवायरनमेंट डिग्रेड होने से रोका, औरतों को डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखता है, औरतें की हालात बेटर हो जाती है। ठीक है जी। तो इको फेमिनाइजेशन की बात करनी है आपने यहाँ पे, एंड चिपको मूवमेंट के बारे में बात कर दो, यहाँ पे स्मोकलेस चूल्हा की बात कर दो, आपका आंसर बहुत दमदार हो जाएगा। ठीक है जी। एंड देन सोशलाइजेशन चैलेंज, तो लास्ट हमारे पास यही है कि औरतें को सोशलाइज करने से रोका गया कल्चर में, अकॉर्डिंगली उनकी स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, सोशल कैपिटल डेवलप नहीं हो पाएगा, तो उनको एक्सेस ऑफ क्रेडिट ये वो नहीं मिल पाएगा, दैट्स इट। ठीक है जी। तो पॉवर्टी से कैसे बचा जाए, वे आउट ऑफ पॉवर्टी, पहले तो खाना इंश्योर किया जाए। आप सिंपली एक स्टडी है यहाँ पे पेंसिल्वेनिया के दो यहाँ पे जो रिसर्चर्स इंडिया आए 2010 या 11 की बात है, और उन्होंने दे ट्राइड स्पेंडिंग लाइफ ऑफ अ स्लम ड्वेलर। जो वो कहते थे इनिशियली तो कहते वो उनको समझ नहीं आया क्या करें, कहते देन लेटली बाय द टाइम दे वर इनटू द स्टडी, वो स्लम ड्वेलर की ज़िंदगी जीना शुरू की उन्होंने। 10वें 11वें दिन पहुँचे, कहते सारा दिन सिर्फ वो उनके पास दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ क्या चलती थी कि शाम का खाना कैसे खाएंगे, खाना कैसे खाएंगे। कि आप खुद इमेजिन करो कि आप जब घर जाते हो, ये आपको घर में अभी कोई टेंशन है किसी को कि भाई शाम का खाना कहाँ से आएगा, अगर आपको ये टेंशन है तो पढ़ाई नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन योर स्किल्स एंड अपग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन, ये नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर जो हमारी भारत सरकार ने जैसे ही जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया, जिसके तहत सस्ता अनाज मिलेगा, तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया इससे हमारे देश की जनता सुस्त हो जाएगी, काम नहीं करेगी। अरे भाई गलत है। आपके घर में जब हम अपनी बात करें, हमारे घर में हमें खाना एश्योर्ड है, पेरेंट्स ने कमा के रखा हुआ है, तो क्या हम सुस्त हो गए? हम रादर क्या हुआ, हम और एम्बिशियस हो गए। हमने खाने की चिंता छोड़ के हायर ऑर्डर नीड्स की बात करी कि हमें और अपने आप को कैसे बेटर किया जाए। तो फूड इंश्योर किया जाए तो हम स्किल्स पे ध्यान दे पाएंगे। ठीक है जी। फूड के बाद एम्प्लॉयमेंट इंश्योर की जाए। ओके जी, यहाँ पे ई गायब है। ठीक है जी। एजुकेशन स्किल्स की बात, इसको एक्सप्लेन कर दोगे आप, मैं इसमें ज़्यादा ड्वेल नहीं कर रहा। देन इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है कि गवर्नमेंट सर्विसेज पे जो कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, गरीब एक्सेस नहीं कर पाता गवर्नमेंट सर्विसेज की और उसको वहाँ पे सामान नहीं मिल पाता, उस पर एक्सेस पे थोड़ा कंस्ट्रेंट कम किए जाएँ। देन जैसे पॉलिटिकल करप्शन, टैक्स हेवन क्या होता है कि जो आपने पैसा ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जहाँ पे फॉरेन किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पर पनामा पेपर भी लीक हुआ पड़ा था आपने, जहाँ पर आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स नहीं लगेगा भाई, टैक्स तो ज़रूरी देना ना, टैक्स नहीं दोगे तो देश की डेवलपमेंट कैसी होगी। हमें देखो हमें ना टैक्स से प्रॉब्लम क्या होती है, हमें टैक्स यूज़ होता हुआ नज़र नहीं आता तो हमें टेंशन होती है। तो फुकुयामा का कोट करेंगे यहाँ पर, इको सर्वे में लिखा हुआ है। फुकुयामा क्या बोलता है कि टैक्स जब यूज़ होता नज़र नहीं आएगा, लोग टैक्स देना पे करना बंद कर देंगे। फुकुयामा सेज
कि स्टेट कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, कि स्टेट पहले अपनी कैपेसिटी बिल्ड करे कि अगर कल 4 पैसे आएंगे तो उसको हम कहाँ यूटिलाइज़ कर पाएंगे, कहते उसके बाद टैक्स देना शुरू करें ताकि लोगों का ट्रस्ट ना उड़े। ठीक है, चलो ये GS2 में डिस्कस करेंगे कभी। तो टैक्स हेवंस बन जाते हैं, लोग टैक्स पे नहीं करते, कहीं और पैसा लगा देते हैं। ट्रांसफर मिसप्राइसिंग, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन आपके आंसर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। डेवलपिंग कंट्री डेट में ही डूबी रहती हैं, एंड उसके बाद जहाँ से पैसा आता है डेवलपिंग कंट्री के लिए कंडीशंस रख के आता है कि आप ये पैसा यहाँ यूज़ करोगे, वहाँ यूज़ करोगे। ठीक है जी, तो कंडीशनैलिटी और गरीबी को परपेचुएट कर देती है। तो अगर हम कंडीशनैलिटी वगैरह हटा दें तो पॉवर्टी ख़त्म हो सकती है, ऐसा हमारे पास रिसर्च कहती है। आगे रिवर्सिंग ब्रेन ड्रेन, भाई ब्रेन ड्रेन को वापस लाया जाए, कोई ट्रेन चलाई जाए जिसको ब्रेन ट्रेन कहा जाए। ठीक है, वो ट्रेन वापस लेके आएगी लोगों को। ठीक है, बहुत काम करना पड़ेगा लेकिन चलो आइडिया है हमारे पास। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन रोकी जाए। हमको GS1 में सवाल पूछ चुके हैं कि पॉपुलेशन से गरीबी है या गरीबी से पॉपुलेशन है। चलो ये इस पे राम आहूजा ने बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं उसको, राम आहूजा की अगर किताब है आपके पास तो। ठीक है जी, एंड देन उसके बाद मिनिमम इनकम गारंटी कर दी जाए लोगों को, तो ताकि उनको अश्योर्ड हो कि अगर मैं एजुकेशन पे इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ कोई टेंशन नहीं, इतनी तो मुझे इनकम मिलेगी, बाकी मेरा खाना चलता रहेगा। सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर। ठीक है जी, पॉइंट अच्छे हैं हमारे पास। एंड लास्ट पॉइंट है बिजनेस ऑफ पॉवर्टी, जो हम यहाँ स्लीपी क्लासेस में करने की भी ट्राई कर रहे हैं कि अगर हम लो कॉस्ट में गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकते हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट पोटेंशियल हो सकता है, कि क्योंकि दुनिया में अमीर तो बहुत ही कम है लेकिन गरीब बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम कुछ ऐसा बिजनेस बनाएं, ये CK प्रहलाद का आइडिया है। CK प्रहलाद जिन्होंने हमारा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB हैदराबाद सुना आपने, CK प्रहलाद ने उसको इस्टेब्लिश करने में शायद मदद की थी, चलो की थी नहीं की थी पता नहीं, ये MBA में पढ़ाते थे हमें। तो CK प्रहलाद ने आइडिया दिया था बिजनेस ऑफ पॉवर्टी, कि आप ऐसे आइडिया जो पुअर को लाइवलीहुड बेटर कर सकते हैं, जो पुअर की ज़िंदगी अच्छी बना सकते हैं। अगर आप ऐसे आइडिया हैं आपके पास तो आप बहुत ज़्यादा अमीर हो सकते हो। उसको वो क्या बोलता है, कहता है जैसे इमेजिन करो ये दुनिया है, दुनिया में कहते हैं ये पुअर हैं बहुत सारे। ठीक है जी, तो ये पिरामिड की तरह देखो इसको, पिरामिड का ये बॉटम है, ये बॉटम बहुत ही बड़ा है, कहते टॉप तो कहते बहुत छोटा सा है, पिरामिड का बॉटम देखो आप, इसको बोलता है फॉर्चून इज एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। ठीक है जी, तो कहते आइडिया ऑफ बिजनेस सर्विंग द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट 4 बिलियन और सो पीपल हैज बीन पॉपुलर सिंस CK प्रहलाद इंट्रोड्यूस द आइडिया थ्रू इन हिज बुक फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड। कहते पिरामिड के बॉटम में ही खजाना छुपा हुआ है, उसके लिए कुछ करो एंड यू विल बिकम रिच एंड यू विल टेक केयर ऑफ पुअर एज वेल। ओके जी, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है वॉलंटरी पॉवर्टी। क्या कोई पॉवर्टी जानबूझ के भी चूज करता है? हाँ जी, कर सकते हैं। ठीक है जी, क्यों कर सकते हैं? रिलीजियस कारणों के लिए। ठीक है जी, स्पिरिचुअल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे देखते हो। कार्ल मार्क्स इतना पढ़ा लिखा आदमी कैसे गरीबों की जिंदगी मरा वो। ठीक है जी, क्योंकि वॉलंटरी ही चोज टू बी लाइक दैट। अन्ना हजारे, कोई पैसे की कमी तो नहीं हो सकती ना कि पैसे की कमी है। ओके जी, आगे यहाँ पर इसको रेनन्सिएशन बोलते हैं ना, कि छोड़ दिया आपने सारे के सारे मोह माया। बुद्धिज्म, जैनिज्म, कैथोलिसिज्म, सब में है ये प्रैक्टिस। एंड लास्ट में हम बोलेंगे इसको कहते हैं सेल्फ इन्वाइटेड पॉवर्टी कहते हैं। लेकिन हमारे जो अभी पोप हैं, जो पोप फ्रांसिस, उसके पहले पोप थे बेनेडिक्ट, तो उसका कोट किया हमने। पोप बेनेडिक्ट 16 ने बोला डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। एक तो पॉवर्टी चोजन है कि आपको मोह माया नहीं चाहिए, उसको कहा गया पॉवर्टी चोजन। कहता है लेकिन ये तो है पॉवर्टी ऑफ स्पिरिट प्रपोज बाय जीसस। एंड वो कह रहा है कि लेकिन एक और है पॉवर्टी टू बी फॉट। कहता है दुनिया में बहुत सारे लोग हैं वो गरीब हैं, वो उन्होंने चूज़ नहीं किया, वो एक्सकेप ही नहीं कर पाते इस गरीबी से। तो पॉवर्टी टू बी फॉट, इसके बीच में इससे हमें जंग लड़नी है और इसको हराना है। आप सब UPSC क्रैक करेंगे, जब IAS बन जाएंगे तो आप प्लीज़ इस बात को भूलना मत दैट देयर आर अ लॉट ऑफ पुअर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग नेशन है एंड डेवलपिंग नेशन में बहुत सारे हमारे देश में गरीब हैं, तो स्टेट का रोल तो बहुत ज़्यादा हाई है हमारे देश में। तो आप इनको अबैंडन मत करना, इनके लिए काम करते रहना। पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा, अल्टीमेट फ़ायदा आपको नहीं होना चाहिए, किसको होना चाहिए? पुअर को, बिकॉज वो खुद अपनी मदद अभी नहीं कर सकते, आपको उनकी थोड़ी मदद करनी है। ठीक है जी, तो ये था अपने पास आज का लेक्चर। बाकी स्टे ट्यून्ड एंड कीप डोनेटिंग। बहुत सारे लोग डोनेट कर रहे हैं, आई एम थैंकफुल टू यू ऑल।